70 के दशक के अकाल के दौर में मेरा छोटा भाई, बहन और मैं जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरे घर का पिछला दरवाजा सीधे भविष्य की ओर जाता है। मैंने बहादुरी से आधा कदम अंदर रखा तो देखा कि अंदर के लोग चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनकी त्वचा दूध जैसी गोरी थी। वहाँ एक युवा लड़की वजन घटाने की रेसिपी भी सिखा रही थी। मैं मन ही मन को से बिना नहीं रह सका। क्या ये लोग पागल हैं? मुझे पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है। वे वजन घटाना चाहते हैं और फिर भी इतना अच्छा खाना चाहते हैं। मैं अभी और अंदर जाने की सोच ही रहा था। अचानक मेरे कान के पास एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुड़कर देखा तो मेरा छोटा भाई वो शाओ युआन मेरे पीछे खड़ा था। भैया, मुझे भूख लगी है। मैं मुस्कुराया और अपने बैग से कुछ सूखे शकरकंद निकाले। अच्छे बच्चे, शाओ युआन, पहले ये सूखे शकरकंद खा लो। शाओ युआन ने एक टुकड़ा खाया और उदास होकर कहा, भैया, कितना अच्छा होता अगर हमारी माँ अभी होती। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद को संभाला। मैं कभी नहीं जान पाया कि मेरी माँ कौन थी। जब मेरा दूध छूटा ही था तब दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन जब पिताजी मर गए तो दादी मुझे और मेरे भाई को घर से निकालना चाहती थी। वह मेरी बहन नुआनबाओ को परिवार का खर्च चलाने के लिए बेचना चाहती थी। गुस्से में मैं अपने भाई और बहन को लेकर भाग गया। तभी मैंने बाहर से नुआनबाओ के रोने की आवाज सुनी। मैंने जल्दी से शाओ युआन को अंदर भेजा। नुआनबाओ, जिसे अभी अभी नहलाकर बिल्कुल साफ किया गया था, फिर से मिट्टी से लथपथ थी। रो मत नुआनबाओ, अब और मत रो। मैंने नुआनबाओ को गोद में उठाया, फिर उसे नहलाने के लिए पानी लाया। दलिया पकाने के लिए आग जलाते हुए काफी व्यस्त रहने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे भाई और बहन साफ सुथरे हैं और अब भूख से नहीं रो रहे हैं तो मुझे संतुष्टि का एहसास हुआ। शाओ युआन ने दलिया का अपना आखिरी चम्मच खाया। मेरा दिल तड़प उठा। भैया, क्या आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? भूल गए क्या? मैंने सूखे शकरकंद खाए थे। मेरा पेट तो कब का भर चुका है। मैंने एक बुनी हुई टोकरी उठाई। मैंने अपने भाई को एक चेतावनी दी, फिर अकेले पहाड़ की तरफ चल पड़ा। लेकिन पास की सारी जंगली सब्जियां ग्रामीणों द्वारा पहले ही तोड़ी जा चुकी थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और पहाड़ों के गहरे हिस्से में चला गया, जहां आमतौर पर ग्रामीण जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ बुजुर्ग तो यह भी कहते थे कि पहाड़ों में एक अंधा भालू रहता है जो बच्चों को खाता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जल्द ही मेरी टोकरी जंगली सब्जियों से भर गई। जब मैं घर जाने के लिए सामान समेट रहा था तो मैं मुड़ा और देखा कि एक जंगली मुर्गी अपने अंडों पर बैठी है। उसने कुड़कुड़ाया। मैंने सावधानी से अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन इस जंगली मुर्गी के सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसका छोटा सिर अपने आसपास का जायजा लेते हुए बाएं और दाएं घूमा। जब मैं धीरे धीरे और करीब आ गया तो मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी जंगली मुर्गी पर डाल दी। बेचारी जंगली मुर्गी अचानक आई रोशनी के कारण अपनी आंखें नहीं खोल पाई और अपने घोंसले में स्थिर बैठ गई। मैं आगे झपटा और जंगली मुर्गी को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। जंगली मुर्गी ने कुछ बार अपने पंख फड़फड़ाए, फिर संघर्ष करना बंद कर दिया। घोंसले में 20 जंगली मुर्गी के अंडे थे। मैं अभी भी उनकी हल्की गर्माहट महसूस कर सकता था। मैंने उन्हें ध्यान से अपनी टोकरी में रख लिया। मैं अपनी भरी हुई टोकरी लेकर खुश होते हुए घर आया और पाया कि नुआनबाओ शाओ युआन की बाहों में सो रही थी। दोनों छोटे बच्चे सो रहे थे और उनके मुंह चल रहे थे। मैंने सोचा कि कल मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए मैं टोकरी लेकर पिछवाड़े में मुर्गी का दड़बा बनाने चला गया। लेकिन किसने सोचा था कि पिछला दरवाजा अपने आप अजीब तरीके से खुल जाएगा। दरवाजे से एक तेज सफेद रोशनी चमकी। फिर मैंने खुद को एक तैरते हुए खाली स्थान में पाया। द्विआयामी 2 डायमेंशनल दरवाजे के बारे में जानकारी मेरे दिमाग में आने लगी। यह दरवाजा सीधे वर्ष 2024 से जुड़ सकता था। अचानक मैं खुशी से झूम उठा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मैं भविष्य में व्यापार कर सकता था? वहाँ के लोग अमीर दिखते थे, वरना हर किसी की त्वचा दूध जैसी सफेद नहीं होती। लेकिन फिर मैं थोड़ा हिचकिचाया। अगर मैं गया और वापस नहीं आ पाया तो घर पर शाओ युआन और नुआनबाओ का क्या होगा? लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। अगले ही पल गगनचुंबी इमारतें दिखाई दी और लोगों का शोरगुल सुनाई दिया। हलचल भरी सड़क के दोनों ओर कई छोटी छोटी दुकानें थीं। मैं अपने सामने की दुनिया को देखकर दंग रह गया। मैं सचमुच भविष्य में आ गया था। इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। 59 मिनट 59 सेकंड। इस समय मैं भीड़ में पूरी तरह से अजीब लग रहा था। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जल्द ही मैंने पाया कि यहाँ के लोग बहुत खुलकर कपड़े पहनते हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी एक छोटी ईंट मोबाइल में गा रहा था और कोई सन वुकोंग बंदर भगवान की वेशभूषा में ग्रेड कबाब बेच रहा था। यहाँ तक कि खरीदना और बेचना भी यहाँ खुलकर किया जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी को भी लाल बाजूबंद कम्युनिस्ट अधिकारी के आने की चिंता नहीं थी। तभी एक आंटी हाथ में पारदर्शी बैग लिए मेरी तरफ चली आई। युवक, क्या ये पहाड़ी धनिया ग्रीन हाउस में उगाए गए हैं या ये जंगली हैं? मुझे नहीं पता था कि ग्रीन हाउस क्या होता है। मैं केवल ईमानदारी से मुस्कुरा सका। मैंने इन्हें खुद पहाड़ से तोड़ा है। यह सुनकर आंटी की आंखें तुरंत चमक उठी। उन्होंने देखा कि मेरे नाखून और हाथ जंगली सब्जियों के रस से सने थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया। फिर उन्होंने खुशी से कहा, इन्हें कैसे बेच रहे हो? मैंने पहले कभी कुछ खरीदा या बेचा नहीं था। उन्हें 2 फेन प्रति ढेर बेचना बहुत महंगा नहीं होगा, मैंने सोचा। इस विचार के साथ मैंने 2 उंगलियां उठाई।
आई, थोड़ा महंगा है। फिर 3 ढेर के लिए 50 युआन। अचानक मुझे चक्कर आ गया। यह आंटी जरूर मुझसे मजाक कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, आजकल शहर की तो बात ही छोड़िए, पहाड़ों में भी असली जंगली सब्जियां मिलना मुश्किल है। फिर आंटी ने मेरी छोटी सी दुकान की तरफ इशारा किया। युवक, मैं अब मोलभाव नहीं करूंगी, मैं ये सारी जंगली सब्जियां खरीद लूंगी। लेकिन आंटी, क्या आप इतनी सारी सब्जियां खा पाएंगी? चिंता मत करो, अगर मैं इन सबको नहीं खा पाई तो मैं इन्हें फ्रीज बर्फ में जमा कर दूंगी। आंटी को इतनी सहजता से बोलते देख मैं धुंधली सी सहमति में आ गया। जब कीमत का हिसाब लगाया गया तो मैं बहुत उत्साहित था। ये सारी सब्जियां 200 युआन में बिकी। भले ही मैं इसके बाद कुछ न करूं, यह शाओ युआन और नुआनबाओ के कई सालों तक अच्छे से जीने के लिए काफी होगा। आंटी ने मेरी दुकान की तरफ दोबारा देखा। उन्होंने जंगली खरगोश, जंगली मुर्गी और जंगली मुर्गी के अंडे देखे। युवक, क्या ये जंगली चीजें भी बिक्री के लिए हैं? कितने की हैं? मैं इन्हें खुद खरीद लूंगी। इस सवाल ने मुझे फिर से उलझा दिया। आंटी, ये सब अच्छी चीजें हैं, बस जो आपको सही लगे दे दीजिए। आंटी ने 100 युआन के 10 नोट निकाले। ये लो 1000, सब्जियों के लिए 200 और बाकी 800 आपकी दूसरी चीजों के लिए। हम में से किसी का नुकसान नहीं होगा। मैंने उन लाल नोटों को देखा, मैं दंग रह गया। यह भविष्य का पैसा होगा, है ना? अगर मैं इसे वापस ले भी गया तो इसका इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं होगी, इसलिए मैंने एक समझौते के बारे में सोचा। आंटी, क्या आप मुझसे 10 कैटी चावल बदल सकती हैं? लेकिन इस पैसे से तुम सैकड़ों कैटी चावल खरीद सकते हो। मैं एक देहाती हूँ, पहली बार शहर आया हूँ, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती। मैं सिर्फ चावल जानता हूँ। आंटी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने मुझसे सामान अपनी कार तक ले जाने को कहा। कुछ ही दूरी पर खड़ी छोटी कार को देखकर मैं एक बार फिर आंटी की दौलत से हैरान रह गया। वह अपनी कार में गई और एक पेन और कागज लेकर आई। फिर उन्होंने मेरे लिए अपना फोन नंबर और पता लिख दिया। उनका नाम झांग शिनमेई था। झांग शिनमेई को अलविदा कहने के बाद मैंने 1000 युआन अपने पास रख लिए। मैंने 2024 के सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव से अनाज खरीदने का फैसला किया। रास्ता पूछते समय मैंने काफी अजीब स्थितियां पैदा कर दी। तभी मुझे पता चला कि आजकल कोऑपरेटिव को सुपरमार्केट कहा जाता है। मैंने सुपरमार्केट की बड़ी कांच की खिड़की से अंदर देखा। मैंने सुपरमार्केट की अलमारियों पर सामानों की एक चकाचौंध करने वाली कतार देखी। मैं हैरान भी था और खुश भी। मेरे दिमाग की उल्टी गिनती मुझे बता रही थी कि अगर मैं नियमों का पालन नहीं कर पाया, अगर मैं समय पर अपनी मूल दुनिया में वापस नहीं लौटा, तो मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। इस युग के पैसे को वापस ले जाना कागज के टुकड़ों से अलग नहीं होगा। मुझे जल्दी से सारे पैसे अनाज में बदलने थे। उस समय मैं बहुत जल्दी में था और सुपरमार्केट के स्वचालित ऑटोमेटिक दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे मैं सीधे उससे टकरा गया और मेरा सिर चकरा गया। इससे आसपास के लोग हंस पड़े, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे अंदर चला गया, लेकिन फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। इसने मुझे शांत खड़ा कर दिया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक और चलती हुई सीढ़ी एस्केलेटर देखी और वहाँ एक छोटा पारदर्शी कमरा लिफ्ट भी था। जैसे ही उसका दरवाजा बंद होता, वह ऊपर चला जाता, फिर वह नीचे आ जाता। मेरे इस अजीब व्यवहार ने सुपरमार्केट की मैनेजर लिन लिहुई का ध्यान खींचा। वह मेरे पास आई और मुस्कुराई। सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? कॉमरेड, मैं कुछ चावल खरीदना चाहता हूँ। लिन लिहुई मेरी बात सुनकर लगभग हंस पड़ी, लेकिन अपनी व्यावसायिकता के कारण उन्होंने इसे दिखाया नहीं। सर, आप चावल खरीदना चाहते हैं? मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। फिर पूरे रास्ते लिन लिहुई ने धैर्यपूर्वक विभिन्न वस्तुओं के लाभों और उपयोगों के बारे में बताया। यह सचमुच मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। यहाँ चीजें खरीदने के लिए कूपन की आवश्यकता नहीं थी। आप जो चाहे उठा सकते थे। बस जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उसे एक शॉपिंग कार्ट में डाल दें। कुछ लोगों को तो पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस वह छोटा चौकोर सामान फोन दिखाया और सामान लेकर चले गए। मैंने अनाज और तेल अनुभाग तक लिन लिहुई का पीछा किया। मैंने चावल का 1 बैग और 2 गैलन तेल खरीदा। हर चीज पर साफ कीमत का टैग लगा था। हालांकि कीमतें आश्चर्यजनक रूप से ऊंची थीं, लेकिन वे अलमारियों पर मौजूद उन भौहों वाली पेंसिलों, आईब्रो पेंसिल, जितनी अजीब नहीं थीं। इतनी छोटी सी ब्रश की कीमत दर्जनों युआन थी। बूढ़े पुरुषों और महिलाओं को एक के बाद एक मुर्गी के अंडे खरीदने के लिए लाइन में लगे देखकर मैंने मन ही मन आह भरी। तो मुर्गी के अंडे सिर्फ मेरे युग में ही दुर्लभ नहीं थे, बल्कि भविष्य में भी थे। मेरा समय खत्म हो रहा था, जिससे मुझे मुर्गी के अंडे खरीदने का विचार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिन लिहुई ने शायद मेरी निराशा को भांप लिया था। यह एक विशेष रियायती वस्तु है जो हमारा सुपरमार्केट दे रहा है। नियमित कीमत वाले मुर्गी के अंडे खरीदने के लिए आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। यह तो बहुत अच्छा है। फिर जल्द ही मैंने अलमारियों पर नियमित कीमत वाले मुर्गी के अंडे देखे। मैंने एक टोकरी भरकर उठा लिया। लिन लिहुई तो उलझन में भी थी। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतने सारे मुर्गी के अंडे खरीदते देखा था। जल्द ही मैं चेकआउट काउंटर पर पहुंच गया। चावल का 1 बैग, 2 गैलन तेल, साथ ही मुर्गी के अंडे, कुल मिलाकर मैंने 360 युआन खर्च किए। हालांकि मेरे पास अभी भी 640 युआन बचे थे, फिर भी मुझे थोड़ा पछतावा हुआ। भविष्य में रहने की लागत सचमुच बहुत अधिक थी। मैंने गंभीरता से लिन लिहुई को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद कॉमरेड। यह सुनकर लिन लिहुई, जिन्हें मैं लगातार कॉमरेड बुला रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। माफ कीजिएगा सर, आप मुझे मैनेजर लिन या सिस्टर लिन कह सकते हैं, लेकिन मुझे वैसा बुलाना ऐसा लगता है जैसे हम अलग अलग युगों से हैं। तो आपको भी मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम दाकिंग है। जब मैं बोला तो मेरे चेहरे के भाव बहुत सच्चे थे। लिन लिहुई ने मेरी जाती हुई पीठ को देखा और कुछ पल के लिए विचारों में खो गई। सुपरमार्केट छोड़ने के बाद मैं सीधे उबले हुए बंस स्टीम बंस की दुकान की तरफ भागा। झांग हाओ हाओ ने काम खत्म कर लिया था और दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उसने दराज से बचे हुए बंस को 2 बैगों में रख दिया। तभी मैं अंदर गया और पूछा, कॉमरेड भाई कितने बंस बचे हैं? सिर्फ यही बचे हैं, एक बैग में 10, कुल 15। यह तो बहुत अच्छा है। फिर मेरे भाई और बहन ने लगभग 1 साल से बंस नहीं खाए हैं। झांग हाओ हाओ थोड़ा हैरान हुआ। इस जमाने में ऐसा कौन सा परिवार है जो बंस भी नहीं खरीद सकता? अभी एक और बैग है, अगर तुम्हारे भाई बहन को ये पसंद है तो सब ले जाओ। मेरे भाई और बहन बंस खाकर बहुत खुश होंगे। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने उसके हाथ में 20 युआन के 2 नोट थमा दिए। लेकिन मेरे पास सचमुच समय नहीं था, इसलिए मैंने झांग हाओ हाओ से छुट्टे पैसों की चिंता न करने को कहा। नहीं भाई, यह 10 युआन बहुत ज्यादा है। मैं हाथ हिलाते हुए भागा और कहा, कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर तुम्हारे बंस खरीदने आऊंगा। मैं पागलों की तरह इमरजेंसी एग्जिट आपातकालीन निकास की तरफ भागा। फिर उल्टी गिनती के आखिरी सेकंड में मैं 70 के दशक के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं जमीन पर बैठ गया, उत्साहित था। मेरे सामने के चावल और तेल असली थे, लेकिन यह फिर भी एक सपने जैसा लग रहा था। तभी मैंने शाओ युआन को रोती हुई नुआनबाओ को दिलासा देते सुना। मैंने जल्दी से चीजें उठाई और घर के अंदर भागा। आप कहाँ थे भैया? आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? जब शाओ युआन ने मुझे देखा तो उसका चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था। नुआनबाओ बुदबुदाई, भैया वापस नहीं आए। नुआनबाओ डर गई थी। नुआनबाओ को भी भैया की याद आ रही थी। मैंने अपना सामान नीचे रखा और एक हाथ से अपने भाई और बहन को गले लगा लिया। आज भैया एक अच्छी जगह गए थे और ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें लेकर आए हैं। अपनी बात खत्म करते ही मैंने बंस निकाले। शाओ युआन की आंखें तुरंत चमक उठी। बड़े सुअर के मांस वाले बंस। बंस अभी भी गर्म थे। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। उन्होंने बंस पकड़े और तुरंत खाने लगे, इस डर से कि कहीं उनका दम न घुट जाए। मैं मुस्कुराया और रसोई में जाकर अंडे के सूप का एक बर्तन बनाया और उसे दोनों भाई बहन के सामने रख दिया। इसे सूप के साथ खाओ ताकि तुम्हारा दम न घुटे। शाओ युआन भी लालची नहीं दिखना चाहता था, लेकिन जब उसने खुशबूदार अंडों को सूंघा तो उसने गर्मी की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी उसे पीना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर मेरा दिल बहुत दुखा। धीरे खाओ, अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों का जीवन बेहतर हो। बहुत भूख लगी है। शाओ युआन ने जोर से सिर हिलाया। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं भी बहुत भूखा था। मैंने एक ही बार में 4 बड़े बंस खा लिए। वे सचमुच खुशबूदार और स्वादिष्ट थे। मैं और खाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, यह जानते हुए कि मैं और नहीं खा सकता। मैं अभी भी उस दरवाजे को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। क्या होगा अगर मैं किसी दिन वहाँ फिर से नहीं जा पाया? मुझे और मेरे भाई बहन को अभी भी जीना था। तभी शाओ युआन ने चमकती आंखों से मुझे देखा और जोर से मुस्कुराया। भैया, आपको ये सब अच्छी चीजें कहाँ से मिली? मैंने शाओ युआन का सिर सहलाया और गंभीर चेहरा बना लिया। मुझे बाहर एक रास्ता मिला है, यह हमारे पेट भरने के लिए काफी है। यह रहस्य किसी को नहीं बताया जाना चाहिए। शाओ युआन का चेहरा भी गंभीर हो गया। भैया, आप निश्चिंत रहें, मैं बाहर एक शब्द भी नहीं कहूँगा। शाओ युआन को इस तरह देखकर मैं जानबूझकर मुस्कुराया। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं लगातार सोचता रहा कि क्या मुझे भविष्य की दुनिया से लाई गई चीजें ब्लैक मार्केट चोर बाजार में पैसे के लिए बेच देनी चाहिए। ये चीजें बहुत लुभावनी थीं और सोंग शाओ युआन और नुआनबाओ को स्कूल के लिए भी पैसे की जरूरत थी। लेकिन जब मैं अगली सुबह जागा तो मेरा मन फिर बदल गया। चलो इन चीजों को पहले खुद खाने के लिए रखते हैं। शाओ युआन और नुआनबाओ का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। चावल के बैग पर लिखे शब्दों धोने की आवश्यकता नहीं को देखकर मैं गहराई से प्रभावित हुआ। भविष्य की दुनिया की चीजें सचमुच अच्छी थीं। भूसी का एक तिनका भी नहीं था। मैंने बर्तन में पानी डाला और उसे सीधे चूल्हे पर रख दिया। जल्द ही चावल के पानी की खुशबूदार महक बाहर आने लगी। तभी पश्चिमी आंगन से आंटी नीयू ने इसे सूंघा। कौन सा परिवार इतनी दरियादिली से चावल पका रहा है? मुझे अपने आंगन से ही खुशबूदार चावल की महक आ रही है। मैं इतना चौंक गया कि मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। फिर जल्दी से और शांति से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। इस बीच पूर्वी आंगन की बाई यूलान ने हवा में तैरती एक हल्की खुशबू सूंघी। वह अब और शांत नहीं बैठ सकी। यह ठीक नहीं है, मुझे जाकर देखना होगा। कल रात ऐसा लगा जैसे उसने तले हुए अंडे और बंस की महक भी सूंघी थी। बैठ जाओ, वो लाओगुई ने शांति से उसे पुकारा। सुबह सुबह तमाशा मत करो। जब हमने घर का बंटवारा किया था तब हमने क्या कहा था? शांति से जीने के लिए हर कोई अपने दम पर, सही है ना? तो क्या हुआ अगर बंटवारा हो गया? मैं उसकी दादी हूँ। भले ही हमारा बंटवारा हो गया हो, फिर भी उसे मेरे प्रति आज्ञाकारी होना होगा। पूरे दिन बकवास सोचना बंद करो। मैंने पहले तुम्हें इस पोते को स्वीकार करते क्यों नहीं देखा? उनके घर में बसने का इंतजार करो, फिर तुम जाकर परेशानी खड़ी कर सकती हो। वास्तव में वो लाओगुई बाई यूलान से आगे की सोच रहे थे। जिस घर
में मैं और मेरे भाई बहन अब रहते थे, वह बंटवारे द्वारा आवंटित किया गया था। एक बार जब हम बस जाते तो वह शाओ युआन और नुआन बाओ को अपने असली पोते पोती होने का दावा करते और इस घर पर कब्जा कर लेते। यह सुनकर भी बाई यूलान असंतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने कैबिनेट से एक युआन निकाला और अपनी बड़ी बहू को बुलाया जो अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी। फेंग पिंगशी, इस पैसे को ले जाओ और जिनबाओ के लिए 5 माओ का मांस खरीद लाओ। आज हम मांस खाएंगे ताकि वे तीनों भी इसे खाना चाहें। जहाँ तक मेरी बात है, सादा सफेद दलिया और बड़े बंस उबले हुए अंडों के साथ खाए गए आज का नाश्ता थे। वो शाओ युआन ने खाया और पछतावा महसूस किया। भैया, आपने दलिया इतना गाढ़ा क्यों पकाया? अगली बार हम क्या खाएंगे? मैंने एक और उबला हुआ अंडा छिला और उसे शाओ युआन के हाथ में थमा दिया। यह सचमुच हमारा तभी होता है जब यह हमारे पेट में होता है। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? फिर मैंने फर्श पर गिरे चावल के दाने उठाए जो नुआनबाओ से गिर गए थे और उन्हें अपने मुंह में रख लिया। मैंने अपने कटोरे में दलिया का आखिरी चम्मच पिया। फिर बार बार शाओ युआन को चेतावनी दी कि अगर कोई आए तो बिल्कुल आवाज न करे। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और काम के लिए निकल गया। जैसे ही फेंग पिंगशी टोकरी लिए हुए मेरे घर के पास से गुजरी। यह क्या है? एक बड़े को देखकर तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? मैंने उसकी टोकरी में मांस की तरफ देखा और उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आंटी, क्या आप यह मुझे दे रही हैं? फिर मैं एक छोटा होने के नाते शर्माऊंगा नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें मांस खाने का अधिकार है? आज सुबह अपने सास-ससुर के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए फेंग पिंगशी ने अपनी आंखें घुमाई और मेरे पास आकर एक झूठी मुस्कान दी। दाकिंग, आंटी को बताओ, आज सुबह तुमने अपने भाई बहनों के लिए चुपके से क्या स्वादिष्ट चीज बनाई जो आंटी को पता नहीं चली? यह आंटी लालची, आलसी, चालाक है और दूसरों को अच्छा खाते देखकर सबसे ज्यादा जलती है। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने मांस बनाया, निश्चित रूप से। सिर्फ तुम। मुझे लगता है कि तुम मांस खाने का सपना देखकर पागल हो गए हो। मुझे उड़ते हुए थूक की बिल्कुल परवाह नहीं थी। जल्द ही मैं डिवीजन मुख्यालय पहुंच गया। गांव के 40 से अधिक मजबूत लोगों ने जमीन खोदना शुरू कर दिया था और कुल 6 शिक्षित युवा एजुकेटेड यूथ्स थे, 4 पुरुष और 2 महिलाएं। उनके बगल में वो डागुओ उनकी चापलूसी कर रहा था। वो लाओगुई ने यह देखा और वह आग बबूला हो गया, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह सीधे बोल नहीं सकता था। आखिरकार वो डागुओ को उनके वो परिवार का स्तंभ माना जाता था। उसे अपनी इज्जत बचानी थी। जब उसने मुझे फावड़ा और कुदाल लिए देखा तो उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। घर पर अपने बच्चों की देखभाल न करके तुम यहाँ क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? मैंने शांति से वो लाओगुई को देखा। फिर मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ओह, तो यह शाओ युआन और नुआन बाओ के दादाजी हैं। मैं काम के बदले पॉइंट पाने आया हूँ। घर पर शाओ युआन और नुआन बाओ भूख से रो रहे हैं। मैंने वो लाओगुई के गुस्सा होने का इंतजार किया, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे दिलासा दिया, दाकिंग, अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने भाई बहनों को घर ले जाओ। जब तक दादाजी यहाँ हैं, मैं तुम तीनों भाई बहनों को भूखा नहीं मरने दूंगा। मुझे यह अजीब लगा। कुछ असामान्य होने का कोई न कोई गुप्त मकसद जरूर होता है। वो लाओगुई ने पहले कभी मेरे साथ इतनी दयालुता नहीं दिखाई थी। तभी टीम लीडर वू गैंग ने आश्वस्त करते हुए धीरे से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, कड़ी मेहनत करो, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए मैंने शिकायत करना बंद कर दिया। मैंने अपना फावड़ा खींचा और काम करना जारी रखा। वो डागुओ शिक्षित महिला युवा याओ युलिंग की चापलूसी कर रहा था। यह मेरे दूसरे चाचा हैं। उनकी पिछली पत्नी ने उन्हें धोखा दिया और उसे जन्म दिया। वह वास्तव में एक पिछड़े पुराने जमाने के इंसान हैं। बस उनसे दूर रहो। याओ युलिंग ने तिरस्कार से वो डागुओं की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें हमेशा मुझ पर टिकी थीं। उसके मुंह का कोना अनजाने में थोड़ा सा मुड़ा। लेकिन देखा जाए तो तुम्हारे इस रिश्तेदार में काफी ताकत है और वह काम में अच्छा है। कुछ शिक्षित युवा हंस पड़े। याओ युलिंग, क्या तुम उस पर लट्टू हो रही हो? वह लड़का दिखने में भी बुरा नहीं है। सिर्फ एक छोटे बालों वाली लड़की जो खुद एक शिक्षित युवा थी इस मजाक में शामिल नहीं हुई। उसकी नाक पर काले रंग के चश्मे का एक बड़ा जोड़ा टिका था जिसने उसके आधे चेहरे को छुपा रखा था। याओ युलिंग ने उन पर गुस्सा किया। अपने काम से काम रखो। तुम चारों मिलकर भी उतना काम नहीं कर सकते जितना एक पुराने जमाने का इंसान कर सकता है। बोलने के बाद याओ युलिंग ने वो डागुओं को दूर धकेल दिया और मेरे करीब आ गई। नमस्ते साथी ग्रामी, चलो जान पहचान बढ़ाते हैं। मैं शिक्षित युवा समूह से याओ युलिंग हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैंने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाई और याद किया कि यह वही महिला शिक्षित युवा थी जिसकी वो डागुओ हर दिन चापलूसी करता था। यह सुनकर मैंने अपना सिर हिला दिया। तब तक ग्रामीणों ने कुएं को आकार में खोद लिया था, इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। धूल हर तरफ उड़ने लगी जिससे याओ युलिंग का दम घुटने लगा। वह चीखी, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैंने तुमसे बात करने की जहमत उठाई जो सम्मान दिखाता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? मैंने सिर झुकाकर खोदना जारी रखा। याओ युलिंग की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तभी वो डागुओ चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दौड़कर आया। युलिंग, उससे नाराज मत हो, तुम पहले जाओ। जब हम वापस जाएंगे तो मैं उससे निपटूंगा। हमने दोपहर के बाद तक व्यस्त रहकर काम किया। डिवीजन के बड़े बर्तन का खाना आलू और टोफू के
साथ पकाया हुआ मकई का आटा था। मैंने इसे बड़े चाव से खाया। बड़े बर्तन के खाने में न तो तेल था और न ही मांस, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही थी। जब मैं सोच रहा था कि क्या मुझे शाओयुआन और नुआनबाओ के लिए कुछ वापस ले जाना चाहिए, मैंने वो गैंग को 2 लंच बॉक्स के साथ आते देखा। चाचा, आप बहुत दयालु हैं। वो गैंग ने अपनी जेब से 1 युआन निकाला। बाद में जब तुम वापस जाओ तो कोऑपरेटिव स्टोर पर जाना और शाओयुआन और नुआनबाओ के लिए कुछ मांस खरीद लेना। मैंने पैसे नहीं लिए। चिंता मत करो चाचा, मेरे पास शाओयुआन और नुआनबाओ के लिए मांस पाने का अपना तरीका है। तुम्हारे जैसे बच्चे में क्या काबिलियत हो सकती है। मैं वो गैंग के करीब आया। कल मैं पहाड़ पर गया था और एक जंगली मुर्गी और एक खरगोश पकड़ा था, फिर उन्हें शहर में बेच दिया। सच में? आखिरकार वो गैंग मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा छोटा लड़का इतना काबिल हो जाएगा। अचानक तुम में यह हुनर कहाँ से आ गया? मैंने एक गर्वित चेहरा बनाया। क्या इसलिए नहीं क्योंकि चाचा आमतौर पर अच्छी शिक्षा देते हैं? मेरी चापलूसी मत करो, लेकिन मेरे दिल में मुझे समझा न आने वाली खुशी महसूस हुई। जैसे ही मैं लंच बॉक्स घर ले जाने वाला था, शिक्षित युवाओं में से एक लड़का मेरे पास आया। वो दाकिंग, किसी ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। वह चाहता है कि तुम वहाँ उस छोटे से जंगल में जाओ। मैं एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। आमतौर पर मेरा इन युवा शिक्षित युवाओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शिक्षित युवाओं का यह समूह झगड़े तय करना पसंद करता था और पीठ पीछे छुरा घोंपना भी पसंद करता था। वे जरूर याओ यूलिन की तरफदारी कर रहे होंगे। इस विचार के साथ मैंने कैंटीन का जायजा लिया और वास्तव में याओ यूलिन और वे पुरुष शिक्षित युवा सब चले गए थे। मैं केवल असहाय होकर मुस्कुरा सका। मैंने अपने हाथ में मौजूद चॉपस्टिक्स को हिलाया और आसानी से उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर मैंने उन्हें उस पुरुष शिक्षित युवा के हाथ में थमा दिया। कृपया उससे मेरे लिए कुछ कहना। जिसे भी परेशानी चाहिए वह खुद आकर मुझे ढूंढे। लेकिन नान जी ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी जो रोने से भी बदतर लग रही थी। पड़ोसी, हम तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे। हम सब अच्छे कॉमरेड हैं। मैं खाना लेकर वापस घर आ गया। शाओयुआन और नुआनबाओ आंगन में इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे वापस आते देखा तो उन्होंने गले मिलने के लिए अपनी छोटी बाहें फैला दी। दोनों छोटों को पेट भरकर खिलाने के बाद मैं सोचने लगा कि भविष्य की दुनिया में पैसे के बदले क्या ले जाया जाए। मैंने अपने सिर से पसीना पोंछा। मेरा शरीर काम की वजह से मिट्टी से सना हुआ था। मुझे डर था कि अगर मैं इस हालत में भविष्य की दुनिया में गया तो मुझे हिकारत से देखा जाएगा। इसलिए मैं नदी पर नहाने आ गया। क्योंकि यह शुष्क मौसम था, इसलिए पानी का बहाव बहुत तेज नहीं था। मेरी पारखी नजर ने कुछ जीवों को देखा। केकड़े, क्रैफिश चट्टानों की दरारों में घुस रहे थे। धत तेरे की, मैं इतनी अच्छी चीज कैसे भूल सकता था। गाँव के लोग इन्हें नहीं खाते थे। अगर पकड़े जाते तो उन्हें बस घर ले जाकर मुर्गियों के लिए काट दिया जाता था। कल जब मैं भविष्य की दुनिया में गया था, मैंने देखा था कि वहाँ के लोग इन चीजों को खाना बहुत पसंद करते हैं। अचानक मेरा दिल रोशन हो गया। यह पैसे कमाने का एक और तरीका था। जल्द ही मैंने 30 या 40 इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उन्हें पैसे के लिए बेचने के लिए यह अभी भी बहुत कम थे। मैंने पानी में कुछ छोटी मछलियाँ पकड़ी और एक नदी का केकड़ा पकड़ा जिसका एक पैर गायब था। इस नदी के केकड़े का तो गाँव में क्रैफिश से भी कम स्वागत था। हर वसंत और गर्मियों में वे नदी में भर जाते थे। जल्द ही मैंने आसानी से एक बाल्टी भर ली। मैंने अभी बाल्टी किनारे पर रखी ही थी कि अचानक नदी के किनारे मेरा सामना एक रहस्यमयी जीव से हुआ। यह एक कछुआ सॉफ्ट शेल टर्टल था। आमतौर पर जब मुझे एक मिलता तो मैं उसे शाओयुआन और नुआनबाओ को पोषण देने के लिए पकाने के लिए पकड़ लेता, लेकिन अब स्थिति अलग थी। मैंने एक रस्सी निकाली, कछुए के पिछले पैरों को बांधा और उसे उल्टा पकड़ लिया। इसका वजन लगभग 3 या 4 कैटी होना चाहिए। यह जीव भविष्य की दुनिया के शहरवासियों को भी पसंद आना चाहिए। तभी जंगल से एक महिला की आवाज आई, सावधान रहो, यह काट सकता है। मैंने आवाज की दिशा में देखा। यह वही काले फ्रेम के चश्मे वाली शिक्षित युवा लड़की थी जिससे मैं काम पर मिला था। वह मेरे पास आई लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर उसने जमीन से एक टहनी उठाई और उसे कछुए के मुंह के सामने हिलाया। कछुए ने तुरंत उसे काट लिया और छोड़ा नहीं। मैंने शिष्टता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वो दाकिंग है। लेकिन गोल चेहरे वाली शिक्षित युवा लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। खोदने की कोशिश करो। जहाँ तुमने अभी कछुआ पकड़ा है वहाँ कछुए के अंडे जरूर होने चाहिए। मैं अचानक समझ गया और उत्साह में अपना सिर थपथपाया। यह वसंत का मौसम है। कछुए अंडे देने के लिए किनारे पर आते ही हैं। बिल्कुल। मैं जल्दी से नीचे झुका और ढीली मिट्टी को हटाया। वास्तव में वहाँ कछुए के अंडों का एक घोंसला मिला। वहाँ लगभग 50 या 60 अंडे थे। उन्हें अपनी हथेली में समेटते हुए अंडों के छिलके अभी भी गर्म थे। मैंने थोड़ी देर अपनी हथेली में उनके साथ खेला। फिर मैंने वे सब गोल चेहरे वाली शिक्षित युवा लड़की को दे दिए। ये वही हैं जो तुमने ढूंढे हैं। ये तुम्हारे होने चाहिए। लेकिन शिक्षित युवा लड़की ने उन्हें नहीं लिया। मुझे पता है कि तुम उन्हें शहर में बेचने के लिए पकड़ते हो। क्या तुम इन कछुए के अंडों का उपयोग करके मुझे किसी चीज के बदले में मदद कर सकते हो? इस युग में तस्करी और व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की जाती थी। यह सुनकर मैंने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैंने ये चीजें घर पर अपने भाई बहनों को खिलाने के लिए पकड़ी थीं। मैंने वह सब सुना जो तुमने अभी टीम लीडर वो से कहा था। अगर तुम सहमत नहीं हुए तो मैं कम्यून में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी।
करूंगी। तुम मुझसे क्या ढूंढने में मदद चाहती हो? दूध सुखाने की दवा, लैक्टेशन स्प्रेसिंग मेडिसिन। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर अवचेतन रूप से गोल चेहरे वाली शिक्षित युवा के उस हिस्से की तरफ देखा। वह विशेष रूप से बड़ा नहीं लग रहा था। गोल चेहरे वाली शिक्षित युवा तुरंत शर्मा गई। तुम क्या देख रहे हो? यह मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं है, लेकिन मुझसे ऐसी चीज ढूंढने के लिए कहना यह थोड़ा अनुचित है। लेकिन अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। गोल चेहरे वाली शिक्षित युवा ने अपनी बात खत्म की और जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन मुझे अभी भी उसका नाम नहीं पता था। लू सिमेंग बोलने के बाद वह जल्दी से भाग गई, जिससे मैं वहाँ स्तब्ध खड़ा रह गया। मैंने सुना था कि कई महिला शिक्षित युवा शहर लौटने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद इसका सामना करूंगा। मैं केवल कोशिश कर सकता था। मैंने भविष्य की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मैं घर का दरवाजा बंद करने वापस गया। नदी से आज मिली चीजों को लेकर मैं फिर से वर्ष 2024 में आ गया। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। यहाँ का नाइट मार्केट, रात का बाजार अभी खुला नहीं था, लेकिन क्रैफिश के 2 या 3 स्टॉल पहले ही लग चुके थे। इस बार मैं ज्यादा समझदार था। मैं क्रैफिश लेकर पहले अलग अलग स्टॉलों पर घूमा। जल्द ही मैंने एक स्टॉल मालिक का ध्यान खींचा। माल की डिलीवरी, मुझे माल दिखाओ। मैं क्रैफिश की टोकरी को करीब लाया। सब बढ़िया माल है, बस थोड़े पैसे कमाने की सोच रहा हूँ। अगर आप रुचि रखते हैं तो ऑफर दीजिए। बॉस वांग ने क्रैफिश का एक बैग उठाया और उसकी सावधानी पूर्वक जांच की। आखिरकार वह मुस्कुराए और 2 उंगलियां उठाईं। मुझे कीमतों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। सीधे पूछना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने जवाब में 3 उंगलियां उठा दी। बॉस वांग ने मेरे जवाबी ऑफर पर अपनी जीभ थपथपाई। बच्चे, इस तरह से बिजनेस करना ईमानदारी नहीं है। मेरे स्टॉल पर क्रैफिश देखो। मैंने उन्हें 18 युआन प्रति किलो पर खरीदा है। मैं तुम्हें 21 युआन प्रति किलो दूंगा। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम युवा हो। यह सुनकर मैं आम तौर पर समझ गया। मेरी क्रैफिश साफ तौर पर बड़ी थी। मैं जल्दी से खड़ा हो गया, जाने का नाटक करते हुए। अगर आपको वास्तव में लगता है कि यह कीमत ठीक नहीं है तो मैं अन्य दुकानों की जांच करूंगा। बॉस वांग ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कठिन निर्णय ले रहे हों। ठीक है, तुम जैसे बच्चों के लिए पैसा कमाना मुश्किल है। 30 ही सही। फिर बॉस वांग ने वजन खत्म किया और अपना फोन निकाला। 85 किलोग्राम, कुल 2550 युआन। भुगतान करने के लिए स्कैन करें। मैंने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। स्कैन करके भुगतान करना क्या होता है? बॉस वांग जोर से हंसे। ओह युवक, तुम स्कैन करके भुगतान करना नहीं जानते। यह मोबाइल फोन से भुगतान करना है। लेकिन मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। मैं एक देहाती की तरह कपड़े पहने था, इसलिए बॉस वांग ने ज्यादा नहीं सोचा। ओह, तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास नकद है। अंकल वांग ने अपने कमर वाले बैग को थपथपाया और मेरे लिए नकदी की एक गड्डी गिनी। फिर उन्होंने मेरी टोकरी में मौजूद कछुए में काफी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने एक नजर में ही जान लिया कि यह जंगली था और यह काफी पुराना लग रहा था। उन्होंने 2 उंगलियां उठाई। 2000। यह सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में कछुए इतने कीमती होंगे, लेकिन मैंने कछुआ जियांग शिनमेई को देने का फैसला किया था। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने टोकरी से कछुए के अंडे निकाले। अंकल वांग, मैं आपको पहले ये दे दूंगा। अगली बार जब मैं कछुआ पकड़ूंगा तो आपके पास ले आऊंगा। अंकल वांग ने देखा कि मैं न बेचने पर अड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से कछुए के अंडे स्वीकार कर लिए। अंकल वांग से अलग होने के बाद मैं उस पते और फोन नंबर पर गया जो जियांग शिनमेई ने मेरे लिए छोड़ा था। लोंगहू चुनक्सियाओ नामक एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मैंने प्रवेश द्वार पर एक फार्मेसी, दवा की दुकान देखी। मुझे तुरंत लू सिमेंग द्वारा बताई गई दूध सुखाने की दवा याद आ गई, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। स्टोर मैनेजर शी होंगक्सिया थीं। वह काउंटर के पीछे से बाहर आईं। उन्होंने मुझे एक व्यावसायिक मुस्कान दी। ग्राहक जी, आपको कौन सी दवा खरीदने की आवश्यकता है? मैं शर्मा गया, हकलाने और तुतलाने लगा। मैं चाहता हूँ। मेरा व्यवहार देखकर शी होंगक्सिया तुरंत समझ गयी। वह रहस्यमय ढंग से फुसफुसाई, यह आपके लिए है या किसी और के लिए? जल्दी से सिर हिलाया। मेरे लिए नहीं, शी होंगक्सिया तुरंत समझ गयी। उन्होंने जल्दी से काउंटर से दवा का एक छोटा डिब्बा निकाला और उसे मेरे हाथ में थमा दिया। क्या आपको इस तरह की जरूरत है? आपातकालीन गर्भनिरोधक, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अपने हाथ में दवा का डिब्बा बहुत गर्म महसूस हुआ। दीदी, दरअसल मैं दूध सुखाने वाली दवा खरीदना चाहता हूँ। शी होंगक्सिया ने मैं समझ गई वाला चेहरा बनाया। ये लो, इसे अपनी प्रेमिका के लिए खरीदो। दर्द रहित दूध सुखाना, स्तनों का ढीला न होना और चुनने के लिए बाहरी लगाने वाली दवा भी है, लेकिन आपको अपने हाथों से उसके लिए धीरे से मालिश करनी होगी। शी होंगक्सिया ने बात खत्म की, फिर मुझ पर मालिश की तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इसलिए मैंने एक कदम पीछे हटा लिया। मेरे दिमाग में मैं केवल लू सिमेंग को दोनों हाथों से लगातार बंस की मालिश करते हुए देख पा रहा था। इससे मेरा सिर चकरा गया। मैं पहली वाली लूंगा, 75 प्रति कोर्स। शी होंगक्सिया ने 2 कोर्स की सिफारिश की। मेरा दिल दहल गया, लेकिन लू सिमेंग के शहर वापस जाने की बात सोचकर कि उसे किसी खतरनाक चीज का जोखिम उठाना पड़ सकता है, मैंने उसकी पूरी मदद करने का फैसला किया। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, दीदी, और क्या आप यहाँ वे चीजें कंडोम बेचती हैं? यह सुनकर शी होंगक्सिया तुरंत समझ गयी। मुझे पता था कि तुम एक शर्मीले इंसान हो।
फिर तुम एक साथ कई डिब्बे क्यों नहीं खरीद लेते? 5 खरीदे एक मुफ्त पाए। क्या मैं तुम जैसे बच्चों की ऊर्जा नहीं जानती? कुछ युवा नर्सों ने सुना और अपने मुंह ढककर हंसने लगी। यह सुनकर मैंने जल्दी से भुगतान कर दिया, कुल 409 युआन। यह रकम 300 कैटी से अधिक चावल खरीदने के लिए काफी थी, जो मेरे भाई बहनों और मेरे लिए आधे साल तक खाने के लिए पर्याप्त थी। मुझे बस यह नहीं पता था कि ये ब्लू स्मर्फ कंडोम के डिब्बे किस बदमाश के हाथों में जाएंगे। बस यही उम्मीद की जा सकती थी कि भविष्य में लू सिमेन इससे सबक सीखेगी और खुद को संवारना जानेगी, क्योंकि मैंने रास्ते में और फार्मेसी में इतना समय बर्बाद कर दिया था। इसलिए मेरे पास भविष्य में केवल 10 मिनट बचे थे। मैं टोकरी लेकर गांव के प्रवेश द्वार पर गया, परेशान था। गार्ड ने देखा कि मैंने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं और मुझे तुरंत रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपनी पीठ पर टंगी टोकरी से कछुआ निकाला और उसे दिखाया। मैं रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ। मैं बाहर से जियांग शिनमेई के लिए एक कछुआ लाया हूँ। गार्ड ने मुझे फिर से ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल रुकिए, मैं एक कॉल करता हूँ, उसने मन ही मन सोचा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आंटी जियांग के परिवार के मेरे जैसे गरीब रिश्तेदार होंगे। क्योंकि समय कम था, इसलिए मैंने एक चिंतित चेहरा बनाया। या मुझे चीजें यहीं छोड़ देनी चाहिए? क्या आप कृपया इन्हें आगे पहुँचाने में मदद कर सकते हैं भाई? लेकिन दूसरे पक्ष ने तुरंत इनकार कर दिया। उस पल उल्टी गिनती पर केवल 1 मिनट बचा था। गार्ड ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। अगर मैं अभी दरवाजा धक्का देकर खोलता तो मैं निश्चित रूप से उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता। मैंने उसके पीछे इशारा किया और कहा, भाई मैंने मेज के नीचे एक बड़ा चूहा जाते देखा। हाँ, कहा। जैसे ही उसने अपनी पीठ मोड़ी, मैंने जल्दी से बड़े दरवाजे को धक्का दिया और वहाँ से बिना कोई निशान छोड़े 70 के दशक के अपने पिछले दरवाजे पर गायब हो गया। उस समय मैंने अपनी जांघों पर हाथ रखे हांफते हुए सोचा, वह बाल बाल बचा। मैं लगभग वापस नहीं आ पा रहा था। अगर मैं आवंटित समय से आगे रुक जाता तो मैं हमेशा के लिए वहीं फंस जाता। मैं हाथ में मौजूद चीजों को खालीपन से देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि मैं इतने लंबे समय से व्यस्त था। मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। मैंने केवल लू सिमेन के लिए दूध सुखाने की दवा और दवा के 6 डिब्बे और ब्लू स्मर्फ खरीदे थे। मुझे कुछ असंतोष महसूस हुआ। एक बार और कोशिश करने के विचार के साथ मैंने पिछले दरवाजे को फिर से धक्का दिया। एक सरसराहट के साथ मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं फिर से नाइट मार्केट में पहुंच गया। तो एक दिन में मैं भविष्य की दुनिया की 2 बार यात्रा कर सकता था। मैं जल्दी से लोंगहू चुनक्सियाओ गांव की तरफ भागा। गार्ड मुझे दोबारा देखकर थोड़ा हैरान हुआ। अरे क्या तुम अभी अंदर नहीं गए थे? मैंने हांफते हुए कहा। मैं अभी एक परिचित से मिला था। मैं उसे नमस्ते कहने गया था। क्या आप कृपया मेरे लिए दोबारा दरवाजा खोल सकते हैं भाई? उस समय आंटी जियांग शिनमेई को गार्ड का फोन आने के बाद उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन मुझे नहीं देखा। इसलिए वह मेरा इंतजार करने के लिए घर से बाहर आ गयी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं मुस्कुराया। आंटी झांग, आज मैंने नदी में एक कछुआ पकड़ा, इसलिए मैं इसे विशेष रूप से आपके लिए लाया हूँ। झांग शिनमेई ने सोचा कि मैं जंगली सब्जियाँ बेचने आया हूँ, न कि यह कि मैं विशेष रूप से उन्हें उपहार देने आया हूँ। उनका दिल तुरंत पिघल गया। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए घर के अंदर बुलाया। लेकिन भले ही मैं मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी मैं आंटी झांग के घर की विलासिता को देखकर दंग रह गया। सोफा मुलायम था और ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट भी थी। लिविंग रूम में आंटी झांग की पारिवारिक तस्वीरें टंगी थीं। 4 पीढ़ियां एक बड़े परिवार के रूप में एक साथ रह रही थीं। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि आंटी झांग और उनके भाई बहन बहुत मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने आंटी झांग द्वारा डाला गया पेय स्वीकार किया और एक घूंट लिया। एक घूंट इतना मीठा, मुझे पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ। तभी बालकनी से एक आवाज आई, जैसे चूहे इधर उधर भाग रहे हों। झांग शिनमेई रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। डाकिंग, मेरे पीछे आओ। समझ नहीं आया, इसलिए मैंने झांग शिनमेई का बालकनी तक पीछा किया। परिणाम यह हुआ कि मैं जम गया। जंगली मुर्गी के अंडे जो मैंने कल झांग शिनमेई को बेचे थे, वे सब गद्देदार जंगली चूजों के घोंसले में बदल चुके थे। चींची करते हुए वे एक गत्ते के डिब्बे में एक साथ सिमटे हुए थे। जहाँ तक मेहनती जंगली मुर्गी की बात है, उसे अस्थायी रूप से एक कुत्ते के पिंजरे में रखा गया था। तभी झांग शिनमेई के फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया। वह तुरंत खुशी से हंस पड़ी। मेरी बुजुर्ग सहेलियाँ बहुत ऊब चुकी हैं। मेरी एक सहेली नीचे है। मैं नीचे जाकर उसे 2 चूजे दे आती हूँ, फिर ऊपर आती हूँ। फिर झांग शिनमेई ने मुझे वापस सोफे पर बैठने के लिए कहा और लिविंग रूम में बड़ा LCD टीवी चालू कर दिया। झांग शिनमेई मुश्किल से ही गई थी कि मुख्य दरवाजा दोबारा खुला। तुम कौन हो? ली लेउ ने अपनी दादी के लिविंग रूम में एक अजनबी को पाया। वह उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। मेरे चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। मैं आंटी को सब्जियां देने आया था। ली लेउ को तुरंत याद आया कि उसकी दादी ने कल क्या कहा था। उन्होंने उस युवक के बारे में बात की थी जो जंगली सब्जियां बेचता था। तो आप वो दाशु हैं? मेरा नाम ली लेउ है, झांग शिनमेई की पोती। उसने मुझे नर्वस देखा और उत्सुकता से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो साथ में टीवी देखते हैं। देखते हुए दादी का इंतजार करते हैं। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मैंने शर्माकर इसे पीछे खींच लिया। जल्द ही झांग शिनमेई बाहर से वापस आ गयी। मुझे लगा कि यह सही समय है, इसलिए मैं सोफे से खड़ा हो गया। आंटी, मुझे अब जाना होगा। मैं किसी और दिन फिर आऊँगा।
यह सुनकर झांग शिनमेई अनिच्छुक दिखी। दाकिंग एक पल रुको, झांग शिनमेई ने कहा और रसोई में चली गयी। वह ढेर सारी चीजें बाहर ले आईं। वहाँ लगभग 10 कैटी सुअर का मांस, गेहूं के आटे की एक 50 कैटी की बोरी और काफी सारा कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन भी था। मैंने पहले कभी इतनी सारी अच्छी चीजें नहीं देखी थी। मुझे पता था कि आंटी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि मुझे अकेले अपने भाई बहन का पालन पोषण करना है। उसने शायद सोचा होगा कि मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ। आंटी, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। धन्यवाद, झांग शिनमेई ने मुस्कुराकर कहा। मांस और आटा आज सुबह मेरे पोते पोतियों द्वारा लाया गया था। घर पर सिर्फ मैं और बूढ़े आदमी हैं। हम इन सभी चीजों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर तुम इन्हें स्वीकार नहीं करते तो वह कछुआ भी वापस ले जाओ। झांग शिनमेई ने थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे सचमुच इन चीजों की जरूरत थी। तो अगली बार मैं आपके लिए और जंगली सब्जियां लाऊंगा आंटी। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी। झांग शिनमेई तुरंत मुस्कुरा दी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। बिल्कुल, फिर ढेर सारी लाना। मेरी हमउम्र सहेलियां उन्हें खाना पसंद करती हैं। सच में? धन्यवाद आंटी। मैं इतना उत्साहित था कि बार बार झुककर प्रणाम करता रहा। ली लेयू मुझे साइड से देख रही थी, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसने मुझे पहले कहीं देखा हो, लेकिन वह तुरंत इसे याद नहीं कर सकी। मुझे वापस भेजने के बाद ली लेयू ने दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरों पर नजर डाली, फिर उत्साह में अपना माथा थपथपाया। दादी, मुझे याद आया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह वो दाशु इतना जाना पहचाना लग रहा था। वह बिल्कुल परदादा और परदादी जैसा दिखता है, और परदादा का नाम भी वो दाशु था। दादी, इस दुनिया में चीजें इतनी संयोग कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर झांग शिनमेई की आंखें लाल हो गईं। वास्तव में जब दादी कल रात वापस आईं, तो मैं सो नहीं सकी। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, यह उतना ही समान लगा। एक ही नाम, एक ही उपनाम, कोई माता पिता नहीं, और भाई बहनों को अकेले पालना भी। ली लेयू की आंखें भी नम हो गईं। तो चलो परदादा और परदादी को यह खबर बताते हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। झांग शिनमेई ने अपने आंसू पोंछे। नहीं प्रिय, तुम्हारे परदादा का कई साल पहले निधन हो गया था। अगर हम अब इसके बारे में बात करेंगे तो वे बहुत दुखी होंगे। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ दादी। ली लेयू ने कुछ देर अपनी दादी को दिलासा दिया। इस बीच मैं 70 के दशक के अपने घर वापस आ चुका था। मैंने झांग शिनमेई द्वारा दी गई वस्तुओं को ध्यान से पकड़ा, उन्हें बार बार देखता रहा। वे कहते हैं कि शहर के लोग केवल बढ़िया गेहूं का आटा खाते हैं। यह आटा बर्फ की तरह सफेद है, लेकिन मेरे घर की स्टोरेज कैबिनेट केवल इतनी ही बड़ी है। इस बार मुझे नहीं पता कि इन सभी चीजों को कहाँ छुपाया जाए, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह थी 10 कैटी सुअर के मांस की चर्बी। उस पल शाओ युआन और नुआन बाओ मांस को एकटक देख रहे थे। उनकी आंखें बिना झपके लाल टपक रही थी। भैया, हमें मांस खाने को कब मिलेगा? मेरी भौहें परेशानी में सिकुड़ गईं। मैं इस मांस को बिना किसी को पता चले कैसे खा सकता था? यह एक और कठिन समस्या थी। तभी अगले दरवाजे वाली आंटी नियू ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। बहन, मेरी नाक को सुबह से रात तक मांस की महक क्यों आ रही है? भैया, मुझे सचमुच मांस की महक आ रही है। शाओ युआन हवा को सूंघता रहा। नुआन बाओ ने अपना मुंह बनाया। दूसरे भैया, मांस की महक दादी के घर से आ रही है। दादी के घर आज रात मांस पक रहा है। शाओ युआन ने बिना कुछ बोले नुआन बाओ का छोटा हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन इसके बजाय एक पत्थर उठाया और उसे पूर्वी आंगन की तरफ जोर से फेंक दिया। पूर्वी आंगन से तुरंत एक तेज खनक की आवाज गूंज उठी। बाई यूलान चीखी, धत तेरे की! किस छोटे कमीने ने मुझ पर पत्थर फेंका? ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर उसने पश्चिम की तरफ देखा और शाओ युआन को भेड़िए जैसी आंखों से अपनी तरफ देखते हुए पाया। नुआन बाओ ने स्थिति से अनजान होकर अपने छोटे हाथ फैलाए और हवा में मुट्ठी भर धूल उछाल दी। बाई यूलान नुआन बाओ के इस अनाड़ी इशारे पर हंस पड़ी। अगर तुम्हें मांस चाहिए तो अपने उस दयनीय बड़े भाई के पास जाओ। तुम मेरा मांस खाना चाहते हो? सपने देखना छोड़ दो। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हम देख लेंगे। सिर्फ तुम, बाई यूलान ने उपहास किया। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। तुम्हारा पेट दर्द से गड़गड़ा रहा होगा। हाँ, मैंने उसकी बात न सुनने का नाटक किया। मुझे समझ नहीं आया कि बाई यूलान ने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन जो भी हो। लेकिन वह शाओ युआन और नुआन बाओ को भी क्यों नहीं बख्शती? आंटी नियू, जो हमेशा बाई यूलान के साथ विवाद में रहती थीं, बाढ़ के ऊपर से मजाक उड़ाते हुए चिल्लाईं, आज मुझे आखिरकार समझ आ गया कि तुम कुछ बच्चों को क्यों नहीं झेल सकती। यह पता चला है कि तुम सिर्फ इसलिए डरती हो कि वे तुम्हारे मांस खाने के रास्ते में आ जाएंगे, है ना? आंटी नियू ने जानबूझकर अपनी बात खींची। तो कैसा रहा? क्या मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा खाने से तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां कम करने में मदद मिली? यह सुनकर बाई यूलान हंसी और अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। तुम अपने जीवन के बारे में बात क्यों नहीं करती? तुम्हें दिन में एक बार मांस खाने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है। तुम्हारा तो कोई पुरुष वारिस भी नहीं है।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे तुलना कर सकती हो? यह सुनकर आंटी नीयू आग बबूला हो गईं। उनकी दो बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था, इसलिए बाई यूलान से बहस करते समय वह हमेशा नुकसान में रहती थीं। मांस खाने में ऐसा क्या महान है? मैं भी आज मांस पकाने जा रही हूँ। तुम्हारा बड़ा परिवार केवल 5 माओ का मांस खाता है ना? आज मैं 6 माओ का मांस खाऊंगी, बस तुम देखती जाओ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता था कि मांस खाने का मौका आ गया है। मैंने जल्दी से शाओयुआन और नुआन बाओ को बुलाया, दरवाजा बंद किया और जलाओ लकड़ी अंदर ले आया। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। पश्चिमी आंगन में आंटी नीयू के मांस खाने तक का इंतजार किया। हमारा मांस भी पक चुका था। यह सिर्फ उबला हुआ मांस था। हमने इसे नमक और सोया सॉस के साथ खाया। मुख्य भोजन तवे पर तली हुई चपटी रोटी फ्लैट ब्रेड थी। तीनों भाई बहनों ने मांस का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा खाया। यह बहुत संतोषजनक था। शाओयुआन और नुआन बाओ खाते हुए हंस रहे थे। भैया, पिछले 2 दिन एक सपने जैसे लग रहे हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। शाओयुआन और नुआन बाओ ने तब तक खाया जब तक कि उनके चेहरे और हाथ चिकने नहीं हो गए, इसलिए मैंने साबुन की एक बट्टी निकाली। मैंने अपने दोनों छोटे भाई बहनों को तब तक नहलाया जब तक कि वे सुगंधित नहीं हो गए। अगर यह पहले की बात होती तो मैं इतने अच्छे जीवन का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं करता। खाने के बाद मैंने बचे हुए मांस और तली हुई रोटी को लिया और उन्हें ध्यान से छुपाने के लिए छत के बीम पर लटका दिया। आसमान लगभग काला हो चुका था। मैंने 2 कैटी सुअर का मांस और 2 कैटी गेहूं का आटा मोम के कागज वैक्स पेपर में लपेट दिया। फिर मैंने अपने कंधे पर जलाऊ लकड़ी का एक बड़ा बंडल उठाया और घर से निकल गया। मैंने दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा किया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी मुलाकात बगल वाली आंटी नीयू से हो गई। देर रात जलाऊ लकड़ी का इतना बड़ा बंडल ले जा रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने आंटी नीयू की तरफ देखा। मैंने सुना है कि आंटी के घर में बहुत सारा मांस है, इसलिए मैं इस जलाऊ लकड़ी के बंडल को आंटी के कुछ मांस से बदलने की सोच रहा था। आंटी नीयू तुरंत ऐसे पीछे हटी जैसे उन्होंने कोई मनहूस देख लिया हो। मुझसे बचने के लिए 2 कदम पीछे हट गईं। क्या तुम भूख से पागल हो गए हो? तुम जलाऊ लकड़ी का एक बंडल लाते हो और उम्मीद करते हो कि इसे मेरे मांस से बदल लिया जाए। मैं उनकी डांट नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैं लकड़ी लेकर चला गया। उस समय कप्तान वो गैंग के परिवार ने अभी अभी रात का खाना खत्म किया था। वो गैंग की पत्नी वांग युमेई मेज साफ कर रही थीं। जब उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए अंदर आते देखा तो उन्होंने मेरे चेहरे पर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। आंटी, मैं हूँ। आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? वांग युमेई ने मुझे भगाने के लिए फुसफुसाते हुए कहा। मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे परिवार के पास तुम्हें हमेशा खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। मैंने अपना गला साफ करने का नाटक किया। आंटी, मैं तो बस चाचा के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी ला रहा हूँ। मैं लकड़ी रखकर चला जाऊंगा। मेरी चीख इतनी तेज थी कि न केवल वो गैंग ने इसे सुना और देखने बाहर आया, बल्कि दोनों तरफ के पड़ोसी भी तमाशा देखने के लिए अपने अपने आंगन में आकर खड़े हो गए। वो गैंग बाहर आया और अपनी पत्नी को घूरने लगा। बच्चा यहाँ है। तुम उसके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलती? मैंने इस मामले को नजरअंदाज करने का नाटक किया। चाचा, मैं यह जलाऊ लकड़ी कहाँ रखूं? वो गैंग बड़बड़ाया। तुम इसे कहीं भी रख सकते हो। इस बच्चे को देखो, यह संदेहास्पद लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब क्या कर रहा है। मैंने जलाऊ लकड़ी नीचे रखी और घर के अंदर चला गया। चुपके से अपनी शर्ट में छुपाया हुआ मांस निकाला और गेहूं का आटा मैंने उसे वो गैंग के हाथ में थमा दिया। चाचा और आंटी के लिए मुझे डर था कि कोई देख न ले, इसलिए मैंने जलाऊ लकड़ी के बंडल को एक कवर के रूप में उपयोग करने का नाटक किया। वो गैंग ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिली? उनके बगल में वांग युमेई भी चौंक गई। द किंग, आंटी को बताओ, तुमने बाहर कुछ अवैध तो नहीं किया ना? बेशक मैं उन्हें 2 दरवाजों का रहस्य नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने उस झूठ को दोहराया जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। आज मैं शहर गया था और एक बड़े अधिकारी की मदद की थी। ये चीजें वही हैं जो उसने मुझे धन्यवाद के रूप में दी थीं। लेकिन मुझे डर था कि दादा और दादी को पता चल जाएगा और वे इन्हें चाहने लगेंगे, इसलिए जब मैं वापस आया तो मैंने किसी को नहीं बताया। यह सुनकर वो गैंग की नजर आटे और मांस पर टिक गई। यह बढ़िया गेहूं का आटा था, जैसा शहर के लोग खाते थे। साधारण लोग इसे कूपन के बिना भी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वह कुछ हद तक विश्वास करने लगा। तो चाचा को बताओ, तुमने उस अधिकारी की मदद कैसे की? जो कहानी मैंने गढ़ी थी वह मुझे जुबानी याद थी, इसलिए मैंने इसे उत्साहपूर्वक सुनाया।
वो गैंग और वांग युमेई ने विश्वास और संदेह के मिश्रण के साथ सुना। आखिरकार वो गैंग ने आटा और मांस वापस धकेल दिया। तुम यह सब शाओयुआन और नुआनबाओ के खाने के लिए वापस ले जाओ। वे दोनों बच्चे बहुत पतले हैं और उन्हें पोषण की आवश्यकता है। मैंने चीजों को फिर से वापस धकेल दिया। चिंता मत करो चाचा। चूंकि मैं इसे चाचा के पास ला सका, इसका मतलब है कि घर पर और भी है। वांग युमेई को डर था कि वो गैंग चीजों को फिर से वापस न धकेल दे, इसलिए उन्होंने जल्दी से पहले बात की। बच्चे ने तुम्हें यह दिया है तो बस इसे स्वीकार कर लो। इसे बच्चे का अच्छा भाव समझो। अपनी अक्षम पत्नी पर वो गैंग का चेहरा लाल हो गया और मैंने दो अजीब हंसी हंसी। चाचा, क्या मैं आपकी साइकिल कुछ दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ? वो गैंग मुस्कुराया और अपनी तर्जनी से मेरी नाक को पोक किया। तो यह लड़का पूरे समय चाचा की साइकिल पर नजर गड़ाए हुए था, इससे मुनाफा कमाने की योजना बना रहा था। हाँ। सपने देखना छोड़ दो। वांग युमेई, जो पहले ही मुझसे उपहार प्राप्त कर चुकी थीं, ने वो गैंग को डांटने का नाटक किया। बच्चे ने किसी चीज के लिए शायद ही कभी पूछा हो। यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। उसे कुछ चक्करों के लिए इसे उधार लेने देना, इसमें कितना घिसाव हो सकता है। यह कहने के बाद वह कार की चाबी लेने वापस घर के अंदर चली गईं। आंटी खुद इतनी छोटी सी बात का फैसला कर सकती हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे दरवाजे तक देखा, वांग युमेई ने फिर भी विनम्रता से बात की। दा किंग, जाने से पहले तुम आंटी के घर खाना खाने क्यों नहीं रुक जाते? मैंने अपना सिर झुकाया। मैंने मुर्गी के दड़बे में 2 अंडे देखे जो अभी तक इकट्ठे नहीं किए गए थे। आंटी, अगर आपको वास्तव में बुरा लग रहा है तो आप मुझे कोक से मुर्गी के वे 2 अंडे दे सकती हैं। वांग युमेई के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह बच्चा बहुत बेशर्म है। मुर्गी के अंडे कितने कीमती होते हैं? उन्हें भोजन के लिए बदला जा सकता है और उन्हें पैसे के लिए भी बदला जा सकता है। जैसे ही वह हिचकिचाई, वो गैंग ने अपनी पत्नी को घूरा। अंदर जाओ और उसे 2 या 3 और अंडे दे दो। बच्चे ने शायद ही कभी किसी चीज के लिए पूछा हो। मैं हंस पड़ा। मेरे पास पहले से ही घर पर चखने के लिए मुर्गी के अंडों से भरी एक कैबिनेट इंतजार कर रही थी। मैं सचमुच किसी और के अंडे क्यों चाहूंगा? वांग युमेई के घोंसले के 2 अंडे। मुख्य बात यह थी कि जब मैं वापस लौटूं तो मैं अंडे खा सकूं बिना छुपाए। मैं बस कह सकता था कि कप्तान वो गैंग ने उन्हें मुझे दिया था। फिर मैंने खुद मुर्गी के घोंसले में हाथ डाला और 2 अंडे निकाले, उन्हें अपने कपड़ों में लपेट लिया। मैंने एक रास्ता छोड़ा और दरवाजे पर चिल्लाने के लिए बाहर चला गया। मुर्गी के अंडों के लिए धन्यवाद आंटी। शाओयुआन और नुआनबाओ ने कई दिनों से अंडे नहीं खाए हैं। आंगन में खड़ी वांग युमेई वापस चिल्लाईं, इसका जिक्र मत करो अयु। अगर तुम्हारे पास मुर्गी के अंडे खत्म हो जाएं, तो आंटी को दोबारा बता देना। वो गैंग को अजीब लगा लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर सका। मैंने ऐसी शर्मनाक पत्नी से शादी क्यों की? सिर्फ 2 मुर्गी के अंडे। जब दूसरे इसे सुनेंगे तो वे शायद सोचेंगे कि उसने एक पूरी टोकरी दे दी। आसपास के सभी ग्रामीण मुझसे मिलने आए। जब मैंने कहा कि मैंने केवल 2 मुर्गी के अंडे लिए हैं, तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने शोरगुल करते हुए बातें की, यह सोचते हुए कि वो दाशु ने इस बार कप्तान की पत्नी पर कौन सा जादू कर दिया था जिससे उसे इतने सारे मुर्गी के अंडे मिल गए। आधा रास्ता चलने के बाद मुझे अपने पेट में मरोड़ महसूस हुई, एक बुरा पूर्वाभास। जैसा कि पुरानी कहावत है, एक कुत्ते का पेट 2 पूंछ की चर्बी नहीं संभाल सकता। अचानक वसायुक्त भोजन खाने से मेरा पेट और आंतें इसे संभाल नहीं पाईं। मुझे तुरंत घर पर शाओयुआन और नुआनबाओ का ख्याल आया। वे कैसे थे? मैं आखिरकार अपने घर के सामने के दरवाजे तक बर्दाश्त करने में कामयाब रहा। दूर से मैंने लियू सिमेन को अपने घर की दीवार के पास इंतजार करते देखा। लियू सिमेन ने मुझे देखा और वह बहुत सतर्क थी। मैं यहाँ हूँ। मेरे पैर कमजोर महसूस हो रहे थे और मैंने पूरी ताकत से साइकिल को आंगन में धकेला। मैं देख रहा हूँ। और वह काम जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। मैंने कमजोरी से घर के अंदर इशारा किया। चलो बाद में बात करते हैं, पहले मुझे बचाओ। लियू सिमेन बहुत तेज तर्रार थी। जब मैंने खुद को घर के अंदर खींचा तो मैंने पाया कि लियू सिमेन ने पहले से ही खारे पानी सलाइन सॉल्यूशन का एक कप तैयार कर रखा था। वह शाओयुआन और नुआनबाओ को इसे पीने में मदद कर रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो शाओयुआन और नुआनबाओ ने नाराजगी से पुकारा, भैया। दोनों भाई भन पीले पड़ गए थे और उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। लियू सिमेन ने मुझे एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुमने बच्चों को वास्तव में क्या खाने को दिया था? मैंने कमजोरी से अपना पेट पकड़ लिया। यह जानते हुए कि मैं इसे उससे छुपा नहीं सकता, मैंने सच बताने का फैसला किया।
हमने मांस खाया था। लियू सिमेन के चेहरे के भाव एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन मांस खाने से ऐसा क्यों होगा? मैं वापस आने पर विस्तार से समझाऊंगा।